नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जो कल आंसर की आई है CHSL मेंस की, उसमें जो मैथ्स के बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक थे कि भाई आपका पूरा टाइम बच जाएगा कि आंसर के देखने का वगैरह। हालांकि आपने देख ली होगी लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉप 10 नहीं मिले भाई मुझे। टॉप तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन फिर भी एक निभा लेते हैं अपना जो भी है कि आंसर की दी है SSC ने, तो उसका सोल्यूशन बना देते थे। जो अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे फिर भी नहीं कहूँगा, मतलब मन दुखी है कि भाई आप मेंस ले रहे हो, वैकेंसी कम है, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है इतनी, और उसके बाद भी आप ऐसा पेपर बना रहे हो जिससे क्या कंपटीशन बढ़ जा रहा है। फिर वो किस्मत बेस्ड हो जा रहा है कि इधर इंग्लिश GS में जिसने तुक्के ज़्यादा लगा दिए, क्योंकि GS तो पूरा पढ़ के आप अगर चले भी गए उसके बाद भी आपका उसमें 100% आपका आंसर टिक करने की जो प्रोबेबिलिटी वो कम रहती है। GS का तो ऐसा ही है। इंग्लिश का कह सकते हैं अपन 100% एक्यूरेसी, लेकिन GS का 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते। 100% एक्यूरेसी मैथ्स और रीजनिंग में इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इंग्लिश में कभी कभार उसमें भी हमारा एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाता है हमें आते हुए भी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि अगर आप इनका लेवल बढ़ाओगे तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी SSC पता नहीं क्या सोचती है, क्या सोच के पेपर बनाती है, फिर अपन करते रहते हैं कट ऑफ हाई गया और फिर बस वही सब रोना धोना। तो देखते हैं क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता के 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोन दूध और 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। अब समान मात्रा में दूध होने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास में कुछ ट्रे है, ये वाली ऐसे ट्रे बनाई हुई है। अब इसमें क्या होगा कि जो जितना दूध इसमें आना चाहिए उतना ही इसमें आना चाहिए, उतना ही इसमें आना चाहिए। तो ऐसा अपन ने अगर आपने LCM HCF पढ़ा है तो उसमें सीखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तीनों वैल्यू का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो देखो क्या क्या है मेरे पास में, 75, उसके बाद क्या है 45, उसके बाद क्या है 30। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, मेरे पास में 15 होगा। मतलब मैं हर एक जो ट्रे लूंगा वो कितने कितने लीटर की लूंगा, 15 लीटर की लूंगा, ठीक है। कितने लीटर की लूंगा, 15 लीटर की। अगर मैंने 15 लीटर की ली तो मुझे 75 लीटर दूध भरने में, ये वाला दूध भरने में 75 कितनी ट्रे लगेगी भाई, 5 लगेगी। यहाँ पे कितनी लगेगी, 15 का भाग दूंगा 3 लगेगी, और यहाँ पे कितनी लगेगी, 2 लगेगी। मतलब 5 यहाँ लग रही है, 3 यहाँ लग रही है, 2 यहाँ, मतलब कितना आ जाएगी टोटल 10 इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो CHSL मेंस देने जा रहा है और उससे क्वेश्चन नहीं बना होगा है? आगे देखो, एक बार एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, इसे 15%, 8% और 5% की 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसमें भी उन्होंने कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश तो की थी विचारों ने, लेकिन क्या करें लास्ट यूनिट डिजिट अलग अलग दे दी। कोशिश की थी उन्होंने, मतलब फिर भी वो वाला फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती, उनकी जीत नहीं हुई है। अब यहाँ पे 15% की छूट दे रहे हैं। 15% की छूट मतलब 17/20, उसके बाद 8% की छूट। 8% मतलब कितना होगा, 2/25, मतलब कितना हो जाएगा ये 23/25। उसके बाद 5% की छूट मतलब कितना हो जाएगा 19/20। ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास में कैंसिल हो जाएगी। ये 25 दूना 50 दूना 100, मतलब नीचे कितना बनेगा मेरे पास में 100 बन जाएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो ऊपर वाली यूनिट डिजिट पे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 8 7 56, 6 हो गया, तो 6 तिया 18, 8 हो गया, 8 नाम 72, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट कितनी बनेगी मेरे पास में 2 बनेगी। तो 2080.12 इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे फंसे होंगे कि भाई यहाँ पे इतनी सारी कैलकुलेशन आ गई, क्योंकि हम जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब अपन घर पे सोल्व कर रहे रहते हैं तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, अच्छा इसको और शॉर्ट्स कैसे कर सकते हैं, और शॉर्ट्स कैसे कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में एक ही चीज़ होती है कि भाई आंसर कैसे लाना है, आंसर लाना है, जल्दी लाना है। तो एक अप्रोच जो पकड़ ली, अब किसी के दिमाग में आ गया हाँ यूनिट डिजिट दिख रही है इसमें, तो उससे कर ले। और यूनिट डिजिट एग्जाम में कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं हम पूरा आंसर लेके आएंगे, क्या पता यूनिट डिजिट फेल हो जाए यहाँ पे। सही भी है, क्योंकि अभी 6 और 6 भी था। आगे ABCD एक समलंब है जिसमें ABCD के समांतर है। मतलब पता है ये वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया समलंब चतुर्भुज का, मतलब कुछ तो इज्जत रख लेते। ये कंसेप्ट पता नहीं किस जमाने से आ रहा है, पढ़ाई होगा आपने। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास में एक ट्रेपेजियम है भाई, ये मैंने कहा A, ये मैंने कहा B, ये कहा C और D। अब उसने बोला है कि AB पैरेलल टू CD। अब यहाँ पे AD पे एक पॉइंट है,
और सी डी पे एक पॉइंट है। ए डी वाले पॉइंट को क्या कहा ई और इसको क्या कहा एफ। अब उसने बोला है कि ये भी पैरेलल है इनके। अब उसने दे दिया है मेरे पास में, उसने क्या दिया है सी डी की वैल्यू 18 दी है और ए बी की वैल्यू दी है 28 और हमसे ई एफ की वैल्यू पूछी है। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता कि जो ई एफ होता है, जो ई एफ होता है वो क्या होता है मेरे पास में ए बी प्लस सी डी बटे 2 ये होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 प्लस 28 बटे 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऐसे अगर सीजीएल मेंस का ये पेपर ऐसा ही देंगे तो पहले ही बोल दो भाई हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, सीजीएल जीएस वगैरह इंग्लिश वगैरह की ज़्यादा तैयारी कर लेंगे, वो कैब ज़्यादा पढ़ लेंगे। आगे क्या है 3 सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। 10वीं क्लास का बच्चा बना देगा सवाल। ये बताओ ये वाली जो आइडेंटिटी किसको नहीं पता 1 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो कोसेक ए माइनस कोसेक 1 मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे इसको अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो कोसेक स्क्वायर है मतलब कितना बनेगा मेरे पास में 10 स्क्वायर है। कितना बन जाएगा 10 स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 फिर से वही वाली अपने पास में आइडेंटिटी लगाई उन्होंने, तो कितना बनेगा ये कोट स्क्वायर है प्लस 4 इंटू कितना आ गया 1। ये कोट स्क्वायर से 10 स्क्वायर नहीं कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 प्लस 4 बराबर 7। बताओ बताओ मतलब 20-20 सेकंड से भी ज़्यादा के सवाल नहीं डाले उन्होंने। और ये टॉप क्वेश्चन कह रहा हूँ मैंने, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, हाँ मतलब ठीक था, एवरेज क्वेश्चन था। एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और बेलन के दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। बेलन शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। हालांकि इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ कि जैसे एक सिलेंडर है और इस पे अर्धगोला हो जाएगा, ये वाला अर्धगोला ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर सिलेंडर है मेरे पास में और इस पे अगर मैं शंकु बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ खिलौना बना होगा, एग्जामिनर के बच्चे के लिए स्पेशल बनवाया उसने। उसके बाद क्या बोला है एक बेलन के एक सिरे पर अर्धगोला जुड़ा, ये तो लिख दिया भाई हमने। उभयनिष्ठ त्रिज्या कितनी है, बेलन शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या दे दी है उन्होंने। आर बराबर कितना दे दिया 4.2 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दे दिया 4.2 सेंटीमीटर। मतलब इसको भी मैं कितना बोल देता हूँ 4.2 और इसको भी कितना बोल सकते हैं अपन 4.2 बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है 7 है। उसके बाद क्या बोला है जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है 7 है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 7 है। तो पूरा जो आइटम बना है उसका क्या बोल रहा है आयतन बोल रहा है। तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दूंगा तीनों का। पहले मेरे पास में क्या है शंकु है, तो शंकु मतलब कौन, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस मेरे पास में बेलन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 5r स्क्वायर एच। और उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर मतलब कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, नीचे खाली 3 है, मतलब 11 का मल्टीपल तो डेफिनेटली बनेगा। अब 11 का मल्टीपल अगर इसको अपन देखें तो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, हर ओड नंबर और हर इवन नंबर, ओड नंबर को आपस में जोड़ेंगे, इवन नंबर है, इवन मतलब ये नहीं इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे। जैसे ये ओड प्लेस पे है तो 5 और 3 8 और 8 5 13। और कौन कौन बच गया 6 और 2, 6 और 2 12, इनका क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा 1। 1 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। उसके बाद यहाँ देखो 8 और 5 13, 8 और 3 11, 13 और 11 का डिफरेंस 2 आएगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 6 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में 7 और 2 9, 9 और 5 14, इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन था 672 672। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते थे कि जो ए वाली संख्या पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि अगर ए बी सी इंटू मेरे पास में 1001 करूंगा तो वो अपने आप को रिपीट करेगी ए बी सी, ये वाला पैटर्न बन रहा है। और 1000 किस किस का मल्टीपल होता है मेरे पास में 7 का 11 का और 13 का। 7 इंटू 11 इंटू 13 करोगे तो अपने पास में कितना बनेगा 1001। तो ये वाला ऑप्शन था 672 672। इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बन जाएगा। उसने कोशिश की थी अभी लेकिन बना नहीं पाया, फिर से 11 का मल्टीपल देना भूल गया वो, ठीक है। वो पता नहीं कौन से जमाने के एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है, वो भूल गया है कि आजकल के कितने एडवांस हो गए भाई स्टूडेंट। अगले सवाल पे चलेंगे। क्या बोला है एक पांसे को 2 बार फेंका जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब पहली लाइन ही पढ़ के हमें दिख गई है प्रायिकता का क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता है उसने मेंस की तैयारी नहीं की। पांसे पर प्रत्येक बार 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब उसने
इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगर आपने हमारी प्रायिकता वाली प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी इवेंट है जिनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है। तब ये क्या बोल रहा है कि पांसे को मैंने 2 बार फेंका। कितनी बार फेंका भाई? 2 बार फेंका, और दोनों ही बार कितना आ रहा है? 5। और जब मैंने सिक्के को 3 बार उछाला तो तीनों ही बार क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, मतलब पहली बार मैं पांसे को फेंकूंगा तो मेरे पास में 5 आएगा, फिर से मैंने पांसा फेंका और फिर से मुझे 5 आया, मतलब दोनों के एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है? नहीं है। और 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जैसे मेरे पास में जो डाइस है उस पर कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 यही होता है। तो मेरे पास में टोटल 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। और दूसरी बार फेंका मैंने फिर से 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और 3 बार ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? 1/36 इंटू 8, तो मतलब 288 इस सवाल का उत्तर होगा। कितना आ जाएगा? 288। या फिर ऐसे चेक कर सकते थे कि 8 8 16 2 18, यहाँ पे ये 3 बन रहा है और यहाँ पे भी 3 बन रहा है, मतलब 3 या 9, 9 का मल्टीपल कोई है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन था 2। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। एक संख्या को 37 मतलब देखो इस सवाल को देखना, एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर है। छोटी संख्या के 9 गुने का मान ज्ञात करो। अब बताओ 9 गुना उसने कितना दे रखा है? ये नहीं है 9 गुना, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन था 63। मतलब सॉल्यूशन बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, लास्ट लाइन पढ़ा होगा उसने 9 गुने, अच्छा 63 आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी देखो कैसे क्या करेंगे इसे कि भाई a प्लस बी उसने दे दिया कितना है? 37 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा है। उसके बाद क्या बोला है? इसका एक हिस्सा 5 गुना और दूसरे हिस्से का 11 गुना, दोनों किसके बराबर? 227 के बराबर। सोल्व करोगे आ जाएगी मेरे पास में छोटे हिस्से का 63। ठीक है, चले आगे। ए, बी और सी ने साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 का निवेश किया। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी है और ए सी है, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। ए है, ए बी है और ए सी है मेरे पास में। ए ने कितना निवेश किया है? 7,000। कितना किया है? 7,000। कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। उसके बाद बी ने 10 महीनों के लिए 8,000 का निवेश किया है। 8,000 का निवेश किया है कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए। और सी ने 12,000 का निवेश किया है, सी ने 12,000 का निवेश किया है 6 महीनों के लिए। ये 3 0 से 3 0 तो यहाँ पे कट ही जाएगी, पेन चेंज कर लेते हैं। ये 3 0 से 3 0 यहाँ पे तीनों में कट जाएगी। उसके बाद 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार और 2 से 6 बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में? 21 रेशियो। यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में? 18। अब उसने क्या बोला है? एक कार्यकारी सदस्य था, मतलब एक काम भी कर रहा था उस, जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। मतलब जो भी लाभ होगा ये पहले क्या करेगा? 20% अपनी जेब में निकाल के रख लेगा। उसके बाद क्या बोलेगा? अब जो भी आया अपने पास में लाभ वो अपने इनकम कैपिटल के रेशियो में बांट लेंगे। उसके बाद क्या बोला उसने? एक वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 14,750 है, टोटल प्रॉफिट 14,750 है, लेकिन ये इसका 80% ही बांटेंगे अपन आपस में। तो इसका 80% मतलब कितना? 14/5। उसने क्या बोला है? सी का हिस्सा। टोटल हिस्सा कितना? 21 और 18 कितना आ जाएगा मेरे पास में? 36 और 20 56। सही है ना? कितना आ जाएगा टोटल हिस्सा? 56। और मुझे किसका निकालना है? सी का। तो 18/56। अब एक बात बताओ, नीचे 56 है, यहाँ पे 9 किसी को काट रहा है? नहीं काट रहा है, मतलब 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 5 2 7 9। ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है सी, ये भी नहीं है। फिर भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं अपन। अच्छा कितना बनेगा भाई? 59 बनेगा। 18/59 बनेगा। 5 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 5 दूना 10, 5 नाम 45 और 5 पंजे 25, साथ में एक 0। 59 से काट लो, कितनी बार कटेगा ये? 50 बार। 18 पंजे 90 और 9 चुक 3600 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखेंगे साइन 6a प्लस कोस 6a प्लस 3 साइन। अच्छा, कोस सेक और साइन कोस जहां भी आए तो आप 0 और 90 डिग्री थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक कोसेक भी है, तो यहाँ पे आप क्या नहीं रख पाओगे? 0 नहीं रख पाओगे, तो 90 डिग्री रख सकते हैं।
अगर a 90 डिग्री है तो मतलब cos ये खत्म हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये cos खत्म हो जाएगा। sin 6 है मतलब कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस sin 4 है ये भी कितना बचेगा 1 बचेगा, और प्लस 1 कोष्टक में 1 प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर है मतलब ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 1, कितना आ जाएगा -1। जहां भी साइन कोस दिखे 0 या 90 वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कोसेक था मेरे पास में तो मैंने जीरो नहीं रखा क्योंकि वो हमारे पास में 1/0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो कैसे लगे आपको टॉप क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताओ। टॉप क्वेश्चन तो कुछ थे ना कहीं, लेकिन CHSL मेंस के आंसर की आई है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम भी आ गए भाई, सब आ रहे थे तो आपको भी पता चल गया CHSL मेंस। अच्छा, CGL मेंस के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, आपको पता चलेगा कि SSC अब किस पैटर्न पे एग्जाम बना रही है, लेकिन SSC का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब बदल जाए। जैसे उसने CHSL प्री अलग लेवल पे लिया था और CGL प्री अलग लेवल पे लिया था, तो यहाँ से एक आइडिया क्रिएट मत कर लेना कि SSC कैसा क्वेश्चन पेपर बना रही है, क्योंकि हम ओवरऑल खाली एक मैथ्स को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं। बाकी इंग्लिश GS उसने क्या दिया, क्या क्या किया, हालांकि उसमें भी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए। मैंने इंग्लिश और GS के क्वेश्चन पढ़े नहीं है, बस खाली मैथ्स के देखे थे, उसको उठा के लेके आया हूँ, तो उसमें भी इंग्लिश और GS में भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं बच्चों के। तो और करंट अफेयर्स तो 2022 का पूछा था, तो करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखो। अपन तो टॉप लेवल पे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो पूरा का पूरा नंबर चाहिए 30 में से 30, अगर उसने लेवल बढ़ा दिया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो तैयारी वैसी सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे रखो, जैसे चल रही है वैसे चलने दो, नीचे मत आने दो, ग्राफ को हमेशा ऊपर ले जाने दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।